हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। गौर कीजिएगा, किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य अध्ययन की उस सीमा से होता है जिस सीमा तक उस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि कोई भी विषय क्षेत्र क्या है, उसके अंतर्गत हम कहाँ तक अध्ययन कर सकते हैं, वही उसका विषय क्षेत्र होता है। और बात करें विषय सामग्री की, तो विषय सामग्री से तात्पर्य उस सीमा से होता है जिस तक उसके क्षेत्र में अध्ययन किया जा चुका होता है। ठीक है, अब बात हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की अभिवृद्धि या फिर वृद्धि, विकास एवं अधिगम संबंधी या सीखने संबंधी सिद्धांतों का और नियमों और उनकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का, क्षमताओं का स्वरूप और उनकी मापन विधियों का अध्ययन किया जाता है तथा मनुष्य की शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनुप्रयोग कर उनकी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की विधियां भी स्पष्ट की जाती हैं। तो ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर बता दिया गया कि हम किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र हैं। यही क्या है, इसका क्षेत्र है और इसी क्षेत्र से संबंधित सामग्री, संबंधित इसकी विषय सामग्री भी है। तो इसके अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु को हम आगे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो देखिएगा, पहला हो जाता है अभिवृद्धि और विकास। ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का ही क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। पहला है अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन 4 कालों में, एक होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इस क्रम में इसका अध्ययन किया जाता है कि कैसे मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब शैशवावस्था में बच्चे की कितनी वृद्धि हुई है, कितना विकास हुआ है, बाल्यावस्था में कितना विकास हुआ है, कितनी वृद्धि, उसी प्रकार से किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में कितना विकास और कितनी वृद्धि हुई है। इसी क्रम में इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका का भी अध्ययन किया जाता है कि आखिर जो बच्चा है शैशवावस्था में है तो उस पर उसके पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है या फिर उसके वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके वृद्धि और विकास में। तो इन सारी चीज़ों पर सभी कालों में अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये जो 4 काल यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी में क्रम से अध्ययन किया जाता है, उनके सभी पक्षों के विकास में और उनकी अभिवृद्धि में और वंशानुक्रम और पर्यावरण की क्या भूमिका पड़ती है इन पर, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि मानसिक योग्यताएं और उनका मापन यानी कि मेंटल एबिलिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों के प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और इन दोनों प्रकार के व्यवहार के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इन तत्वों में उनकी मानसिक योग्यता भी आती है, जैसे बुद्धि, अभिक्षमता, चिंतन, तर्क, ये सारे क्या है, मानसिक योग्यता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक योग्यताओं और उनके मापन की विधियों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान के ही अंतर्गत। अगला है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन यानी कि मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। तो मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी समायोजन क्षमता की भी अहम भूमिका है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और अध्यापकों के मानसिक विकास में बाधक और साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही
कुसमायोजन के कारणों और सुसमायोजन की विधियों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो बहुत टफ हो और आपको समझ में ना आ रहा हो। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि सभी बच्चे जो हैं, सभी व्यक्ति या सभी बालक आपस में अलग अलग हैं। तो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई भी बालक समान नहीं होते, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसका शिक्षा प्रक्रिया में क्या महत्व है, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम किसमें करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। अगला है विशिष्ट बालक यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था पहले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसमें विशिष्ट और अपवादी बालकों का भी अध्ययन किया जाने लगा, जैसे मेधावी छात्र, पिछड़े बालक, विकलांग बालक या अपराधी बालक। इन सभी का अध्ययन भी इसमें किया जाने लगा। उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने एवं उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। आज यह सब भी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में ही आता है। इन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही करते हैं। अगला पॉइंट है समूह मनोविज्ञान का, यानी कि ग्रुप साइकोलॉजी। अब ये क्या है, तो देखिएगा, अब किसी भी देश में बच्चों को समूह रूप में पढ़ाया जा सकता है या जाता भी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के अध्ययन के साथ उसके समूह का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। उनके समूह, मन और सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है और समूह में व्यक्ति का व्यवहार क्यों बदल जाता है और कैसे बदलता है, इन सभी चीज़ों का भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक है अगला पॉइंट है सीखना यानी कि लर्निंग। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, उसके कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है और उसे वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और इसके आधार पर शिक्षण के सिद्धांत और नियमों की खोज की जाती है और विभिन्न स्तर के बालकों के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण भी किया जाता है। तो ये सीखने के बारे में भी हम इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत। अगला पॉइंट है अध्ययन विधियों का, मेथड ऑफ स्टडी। तो शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में ही है। अब तक विद्यमान अनेक पद्धतियाँ अनेक स्थानों पर अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं बैठती, यानी कि अभी क्या है, ये प्रोसेस में ही है। अभी अध्ययन की जो विधियाँ हैं उस पर यह भी कार्य ही कर रहा है। तो अभी तक जितनी भी विद्यमान पद्धतियां हैं वो अध्ययन के लिए ठीक नहीं बैठती हैं, ये कहना है इसका। तो अध्ययन की विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी इसी के अंतर्गत आता है। और शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है जिसमें निरंतर विकास अभी हो रहा है, यानी कि जारी है, जिसमें इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं विषय विस्तार पर प्रकाश डालते हुए पील महोदय ने लिखा है। किसने लिखा है, पील महोदय ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जो शिक्षक को अपने शिष्यों के विकास, उनकी क्षमताओं के विस्तार और सीमाओं, उनकी सीखने की प्रक्रिया और उनके सामाजिक संबंधों को समझने में सहायता कर सकता है। ये किसने कहा, पील महोदय ने लिखा है। ये एक यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, मापन और मूल्यांकन का भी हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तो किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धि और विषय योग्यता या विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी माप के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकीय कार्यों का प्रयोग भी किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अध्यापकों को बालक की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान आवश्यक है। तभी जब एक टीचर को बच्चे की बुद्धि, व्यक्तित्व और उनकी योग्यता के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर ये बच्चा कितनी योग्यता का है, इसके अंदर हम कितना ज्ञान और डाल सकते हैं। जब इस चीज़ को एक टीचर जान जाएगा तब और भी अच्छे से बच्चों को सिखा पाएगा। तो इसको जानने के लिए हमें उनके मापन, बुद्धि के मापन का बुद्धि के मापन का अध्ययन करना होगा, व्यक्तित्व का मापन करना होगा। तो इन सभी चीज़ों का मापन करना होगा और इन सब का मापन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। जब कोई टीचर जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ लेगा, अध्ययन कर लेगा उसके विषय क्षेत्र को, तो फिर बहुत अच्छे से एक बच्चे को जान पाएगा और उसके हर क्षेत्र का अध्ययन
या फिर उसका मापन भी कर पाएगा। अगला पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यह अध्यापक का एक पुनीत कार्य होता है, यानी कि बहुत अच्छा कार्य होता है। विद्यार्थियों के विद्यालय तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। पारिवारिक संदर्भ में भी बालकों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। बहुत सी ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं जिनके संदर्भ में बालक अध्यापकों की सहायता चाहते हैं। शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को निर्देशित अथवा अध्यापकों का दायित्व यह होता है कि कक्षा में कुसमायोजित विद्यार्थियों को निर्देशन दे, उनको मार्गदर्शन उनका करे और निर्देशन तथा परामर्श के लिए बालकों के वातावरण, विकास की अवस्थाओं, अधिगम के स्तर, स्मृति, विस्मृति, आदत और योग्यता, बुद्धि, व्यक्तित्व निष्पत्ति, व्यक्तित्व विभिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन योग्यता, सृजनात्मकता, इन सभी का अध्ययन करें। मापन और मूल्यांकन आवश्यक है। ये सब क्या है? मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का ही अध्ययन क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे पॉइंट आपने देखे हैं। जो भी चीज़ें थी ये शिक्षा मनोविज्ञान का ही क्षेत्र है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। एक एक करके हमने बहुत ही डिटेल से इसको कवर किया है। तो आप सभी को आई होप वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना विचार जो है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट होगा आपके मन में और वीडियो अच्छी लगेगी तो भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।